हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा फटाफट से जल्दी जल्दी आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर। और एक बार बता दो, क्या मेरा ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। 1 मिनट रुक जाओ फटाफट से। ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन को बच्चा शेयर कर दो, जितना जल्दी शेयर कर सकते हो, है ना? जितना जल्दी शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हम भी एक बार शेयर कर देते हैं, आप लोग भी शेयर कर दो, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटा सा क्लास लाएं, क्योंकि सुबह दोपहर में क्लास ले चुके हैं। ये बहुत ही छोटा सा सेशन है, और ये हमने कर दिया शेयर। ठीक है, ये शेयर हो गया, ग्रुप में भी भेज दिया, ये हमने टेलीग्राम पर भी भेज दिया। ठीक है, निधि मैम साइंस, इस पर जाके जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल निधि मैम साइंस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आवाज आ रहा है बच्चा? आवाज आ रहा है कि नहीं, ये भी बता दो, बस सुन लेते हैं। शेयर कर सकते? ठीक है, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, आवाज एकदम क्लियर है। स्टार्ट करें। एक एक डायग्राम बच्चा आज हमको करना है, एक एक डायग्राम बच्चा आज हमको करना है। दीदी इडली डोसा, क्या आवाज इडली डोसा आ रहा है क्या? ठीक है जी दीदू, जी दीदू, क्लियर है, क्लियर है। चल, तो अब हमको क्या करना है, एक एक इंपॉर्टेंट डायग्राम को डिस्कस करना है, तो फटाफट से डिस्कस करेंगे। सारे बोर्ड पर जोरदार प्रहार। मेरे दोस्त, आज का पीडीएफ आपकी दीदू खुद बनाई है, ऐसे रेगुलर पीडीएफ हम खुद बना रहे। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा बना हुआ पीडीएफ है, बताना पीडीएफ कैसा लगा। ठीक है, बोर्ड पर जोरदार प्रहार, पूरी किताब के महत्वपूर्ण चित्र। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम सिर्फ एक वीडियो में लेकर आए। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम सिर्फ एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ठीक, आइए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चा। ठीक है, आज के बाद आप लोग कोई भी डायग्राम चुटकियों में बनाओगी, ये हम आपको दे सकते हैं, है ना? एकदम भैया, चुटकी में आप लोग हर सवाल का जवाब दोगे, हर सवाल का जवाब चुटकियों में दोगे। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, वो वाले में ना बैटरी कम था, तो लुपुर लुपुर पता नहीं कहा है, ऐसे 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 लुपुर लुपुर कर रहा था, यही लिए उसको रख दिए। कहीं भैया बीच में चला गया तो हम तो टड़िया ना जाएंगे जी, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, यही लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला डायग्राम आपके सामने, पुष्प की संरचना, जो आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, अब देखो, पुष्प तो ऐसा होता है, इतना सुंदर तो आप बना नहीं पाओगे। अब कुछ बच्चे ये नहीं कि निधि मैम बोली सुंदर डायग्राम बनाने के लिए तो कलर लेकर बैठ जाए। हे माते, ठीक है, जितने भी मेरे प्रभु देवता, ठीक है, भूत भूतहीन चुड़ैल चुड़ैला लोग देख रहे हैं, आप लोगों को बता दे, आपको अपने कॉपी में कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि हमने पिछली बार देखा, पिछली बार एक बच्चे को हमने ऐसे ही, पिछली बार भी ये क्लास लाया था, जहां पे हमने अपने बच्चों को बोला कि आप लोगों को सुंदर डायग्राम बनाना है, सजा के बनाना है। वो गदहा कलर, पानी का कलर लेकर बैठ गया। ठीक है, अब वाटर कलर से अगर तुम कलर करोगे तो जो पिछवा लिखे उसका क्या हाल होगा, सोचो उस पेज का क्या हाल होगा। ठीक है, और उसका नंबर एकदम ही कम आया था। तो आपको ये काम नहीं करना है, अपने पेपर में कलर वलर लेकर नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर में पेंसिल का इस्तेमाल करके डायग्राम बनाना है। रूल नंबर 1, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है। आपको ना ही पेन का इस्तेमाल करना है, ना ही कलर का इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से। अब जानते हैं पेंसिल से कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब जानते हैं पेंसिल से कैसे बनाएंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज, आपको अगर पुष्प की संरचना आएगी, ठीक है, पुष्प की कॉपी उठाओ, मेरे सामने कॉपी उठाओ, मेरे सामने बनाओ। जितने लोग भी देख रहे हैं सिर्फ देखेंगे नहीं, सिर्फ टुकुर टुकुर निहारने नहीं आना है। ठीक है, एक घोचा घोचू लोग, अपने हाथ में कॉपी रखो, अपने हाथ में कलम या पेंसिल रखो। ठीक है, और मेरे साथ बनाइए। ठीक है, मेरे साथ सबसे पहले ऐसा एक छतरी बना दो। ठीक है, छतरी बन गया, फिर एक लंबा सा आई से खड़ा पाई खींच दो, सी आकार का। फिर नीचे क्या करना है मेरे दोस्त, इस तरह से गुब्बद फुला दो, है ना, इस तरह से गुब्बद फुला दो। हो गया,
डन बोलो डन। ये है पुष्प का मादा भाग, इसको कहते हैं पुष्प का मादा भाग, है ना। इतना बड़ा बन गया, आप इसको छोटा कर दो, ठीक है। हम इसको बड़ा बना दी, अरे मिटाने को कह रहे तो क्या हो रहा है, ठीक है। इतना बड़ा बना दिया, आपको था छोटा बनाना है, ठीक है। इस तरह से, ये इस तरह से आपको ऐसे बना देना है। ये मादा भाग बन चुका। अब मादा भाग टिका होता है, किस पर टिका होता है? पुष्पासन पर। मादा भाग टिका होता है पुष्पासन पर, इस तरह से पुष्पासन बना देना है। ये पुष्प का मादा भाग, और ये किस पर टिका होता है? पुष्पासन पर टिका होता है। अब देखो, पुष्पासन के अगल बगल, पुष्पासन के अगल बगल आपको हरे रंग की पत्तियां बनाना है, ऐसे, ठीक है। आप हरे रंग की क्या करना? पत्तियां बना देना इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हरे रंग की पत्तियां हैं, ये तैयार हो चुका। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मेरे दोस्त, ये मादा भाग है ना, मादा भाग के अगल बगल आपको इस तरह से नर भाग बनाना है ना। इस तरह से नर भाग का निर्माण करना है। ये हमारा डन हो चुका, ठीक है। अब हमको रंग बिरंगी पत्तियां बना देना है। अब हमको क्या करना है? रंग बिरंगी पत्तियां बना देना है, कुछ इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से रंग बिरंगी पत्तियां, बताओ सब बना लेगा कि नहीं? जल्दी बताइए, कितने लोग हैं जो मेरे साथ बना लिए अपने कॉपी पर, ठीक है। अपनी कॉपी पे बना लो फटाफट से, फिर हम आज टेलीग्राम चालू करेंगे और आप लोग भेज देना, सारे लोग हमको भेज देना, ठीक है। सारे के सारे लोग हमको भेज देना। चलो अभी इसका जवाब बताओ, इसका जवाब बताओ, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, बन जाएगा। हाँ जी मैम, बन जाएगा। नाम कैसे करना है? नामकरण। ये जो हरे रंग की पत्तियां दिखाई दे रही, इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज, ठीक है। इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज, ठीक है। फिर आ जाओ, ठीक है। ढेर सारी पत्तियां हैं तो बाह्य दल पुंज, और एगो पत्ती होगा तो बाह्य दल कहलाएगा। मेरे दोस्त, अगर ढेर सारी पत्तियों की बात करेंगे तो बाह्य दल पुंज, और एगो का बात करेंगे तो बाह्य दल। ये देखो, ये जिस पर पुष्प टिका है, पुष्प जिस पर टिका होता है, हम उसे कहते हैं पुष्पासन, पुष्पासन, ठीक है। रंग बिरंगी पत्तियों को क्या कहते हैं? दलपुंज। रंग बिरंगी पत्तियां क्या कहलाती हैं? दलपुंज कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? दलपुंज कहलाएंगी। ये आपको याद रखना है। और ये हमारा पुष्प का क्या है? नर भाग है, ठीक है भैया। जहां मादा वहां पे नर, सिंपल है भैया, सिंपल। मादा भाग, उसके अगलिया बगलिया क्या मिलेगा? नर भाग मिलेगा, ठीक है। ये पुष्प का नर भाग है। नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। पुमंग, जिसकी इकाई पुंकेसर है, तो बगलिया में पुंकेसर लिख देना, बगलिया में पुंकेसर लिख देना, ठीक है। और ये मादा भाग है, मादा भाग को कहते हैं जायांग, और जायांग की इकाई को कहते हैं स्त्री केसर, बगलिया में स्त्री केसर लिख देना, स्त्री केसर, स्त्री केसर लिख देना, है ना। सभी को क्लियर है, ठीक है। ये लिखने के बाद ये कर लेना ना, तो उसके बाद आपको कुछ और चीजें बता देना। जैसे ये डंठल है, इसे वृत्त कहते हैं, ठीक है। ये फूला हुआ भाग पराग कोश कहलाता है, पराग कोश कहलाता है। वैसे ही छतरीनुमा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। ये नलीनुमा भाग वर्तिका कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। और नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। और परागकोश और वृंत जहां पर आपस में जुड़ते हैं उस जगह को योजी कहते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, ठीक है। मैम ये वाली पूरी वीडियो क्या आगे लिखा पता नहीं, पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। ठीक है, जल्दी बताइए। मैम आप कहां से हैं प्लीज बताइए। अर्जुन गुप्ता, क्या ये सवाल आपके परीक्षा में आएगा? कौन सा परीक्षा देने वाले हो जिसमें ये सवाल आएगा कि निधि मैम कहां से है? नहीं आएगा, ठीक है। आप कौनो बोर्ड का एग्जाम दोगे ना, किसी बोर्ड में आज तक कभी भी ये सवाल नहीं आया कि निधि मैम कहां से है, ठीक है। और अगर आएगा तो आप लिख डालिएगा मंगल ग्रह से है, ठीक है। ऐसा नमूना मंगल ग्रह में ही बन सकता है, ठीक है। तो मंगल ग्रह से हमको डायरेक्ट भेजा गया है, इंस्टॉल किया गया है मंगल ग्रह से। खुश? अब चुपचाप से इस सवाल का जवाब बताओ, कर लोगे कि नहीं? अगर आपके परीक्षा में पुष्प की संरचना आएगी तो क्या आप कर लोगे, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताइए। पुष्प की संरचना कर लोगे? हाँ जी मैम कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग घर पे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, 2 से 3 बार बच्चा प्रैक्टिस करना, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आराम से हो जाएगा। अगला है लघु बीजाणु धानी की संरचना, ठीक है। लघु बीजाणु धानी पहले पाया कहा जाता है, ये जान लो, ठीक है। अब देखो, ये हमारा क्या था? पुष्प का नर भाग था,
ठीक है। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं और पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाएगा और पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाएगा। इस पुंकेसर में ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश होता है, नीचे का डंठल वृंत होता है और परागकोश और वृंत जहां पर आपस में जुड़ते हैं उस जगह को योजी कहते हैं, उस जगह को योजी कहते हैं, सबको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं परागकोश की। ठीक है, ये हमारा ऊपर का फूला हुआ भाग है जिसको परागकोश कहते हैं। परागकोश को अगर बीच से काट दिया जाए, ठीक है, पूछ रहा है लघु बीजाणु धानी। ठीक है, लघु बीजाणु धानी पूछ रहा है, ये क्या है? पुष्प का नर भाग जिसका पुंकेसर है, ऊपर का फूला हुआ भाग, इसे क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? पराग कोष कहते हैं। ठीक है, अब पराग कोष को काट करके हमको देखना है। जब हम पराग कोष को काटेंगे तो हमको द्विपालित चतुष्कोणीय संरचना प्राप्त होगा। ठीक है, पराग कोष को काटने पर हमको क्या मिलेगा? द्विपालित चतुष्कोणीय संरचना, और इसके चारों कोनों पर क्या होता है? छोटी छोटी थैलियां होती है। इन थैलियों को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, इन लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ 4 परत पाया जाता है। चारों का डायग्राम 2, एक और, ये 3, एक और, ये 4। ठीक है, अब नामकरण। सबसे बाहरी परत को कहते हैं बाह्य परत या एपिडर्मिस। ठीक है, लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? बाह्य परत या एपिडर्मिस। दूसरा वाला कहलाएगा अंतः परत या एंडोथीसियम। तीसरा परत कहलाएगा मध्य परत, मध्य परत, और सबसे अंतिम वाला परत कहलाएगा टेपीटम। टेपीटम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और लघु बीजाणु धानी इस थैले को कहेंगे। ठीक है, लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे कण, जिसको लघु बीजाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। ठीक है, ये आपको याद रखना। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आ गया? बना लोगे? जल्दी बताइए। ठीक है, बोलो बोलो, क्या सभी लोग कर लोगे? आप कैसी हो मैम? हम एकदम बढ़िया, मस्त, चकाचक, मस्त, जबरदस्त। ठीक है, आप लोग बताइए केम छो? मजा मा? जल्दी जल्दी लिख दीजिए। ठीक है, बोलो। ठीक है, फूल है गुलाब का, सब लोग पास करो, नोट दूंगा 5 का। वाह वाह, है ना? फूल है गुलाब का, क्लास है निधि मैम का, सब लोग शेयर करो। ठीक है, सब लोग शेयर करो फटाफट से। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से, संख्या बहुत कम है। तुम लोगों के लिए तो मतलब क्या है जी? ऐसा क्लास फिर लाइव नहीं करेंगे। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, क्लासेस में नहीं आओगे, तो फिर भूल जाओ, फिर भूल जाइए कि हम आपके लिए कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना? फिर कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लाने वाले अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा करोगे तो। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कण की संरचना। ठीक है, पुष्प के नर भाग जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है और परागकोश के अंदर क्या बनता है? पराग कण। ठीक है, पराग कण को ही लघु बीजाणु कहा जाता है। ठीक है, पराग कण को ही लघु बीजाणु कहा जाता है। तो आइए इसका डायग्राम देखो। लघु बीजाणु गोल सूक्ष्म संरचना है, इसके चारों तरफ 2 परत पाया जाता है। एक मोटा और खुरदुरा परत पाया जाता है जो बीच बीच में बच्चा खाली मिलेगा। ठीक है, और अंदर में मिलेगा पतला और कोमल परत। अंदर में मिलेगा बच्चा आपको पतला और कोमल परत। ठीक है, पतला और कोमल परत। इसको भी बना देते हैं। है ना, पराग कण के अंदर 2 परत पाया जाता है। कुछ ज्यादा ही, अरे कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया था जी। ठीक है, ये हो गया हमारा नामकरण। अब नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, अब नामकरण कर लेते हैं। देखो, पराग कण के चारों तरफ 2 परत पाया जाता है। एक मोटा और खुरदुरा जिसको बाह्य चोल या एक्साइन लेयर कहा जाता है। एक्साइन लेयर कहा जाता है। ठीक है, अंदर वाले परत को कहते हैं अंतःचोल। अंतःचोल जिसको इंटाइन लेयर कहा जाता है।
इंटाइन लेयर कहा जाता है। ठीक है, बीच बीच में हमारा बाह्य चोल अनुपस्थित होता है। बीच बीच में क्या होगा, बाह्य चोल अनुपस्थित होगा, उस जगह को जनन छिद्र कहते हैं, उस जगह को जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ। ठीक है, हमारे परागकण के अंदर दो भाग होते हैं, बड़ा वाला भाग कायिक भाग कहलाएगा, कायिक भाग कहलाएगा, और छोटा वाला भाग जनन भाग कहलाएगा, जनन भाग कहलाएगा। ये हमारे परागकण की संरचना इसी तरीके से लिखना है ना, इसी तरह से लिखना है बच्चा। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं। 10th का बच्चा क्लासेस चलता है, बिहार बोर्ड क्लास 10 PW अर्जुन गुप्ता जी, हमारा 10th का क्लासेस बिहार बोर्ड क्लास 10 PW आप डाल देना, आप बस सर्च करना निधि मैम क्लास 10, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, निधि मैम क्लास 10 डालोगे आपको 10th का चैनल मिल जाएगा, निधि मैम डालते ही आपको मेरा 12th का चैनल मिल जाएगा। ठीक है भैया, निधि मैम को तुम लोग इतना फेमस करा दियो ना कि यूट्यूब पे जैसे ही निधि मैम डालते हैं आपको ये सुंदर सा प्यारा सा चेहरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, यह प्यार सपोर्ट हमको चाहिए, हमेशा हमेशा चाहिए। चलिए अभी आगे की तरफ, अगला है एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना। अब हमको किसका डायग्राम बनाना है, बीजांड का। भैया बीजांड कैसा होता है, देखो सबसे पहले ये पुष्प का मादा भाग है। ठीक है, मादा भाग को क्या कहते हैं, जायांग, और जायांग की इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। ठीक है, जायांग की इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली संरचना, अंडाशय के अंदर बच्चा एक संरचना पाई जाती है जिसको बीजांड कहते हैं, जिसको बीजांड कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, है ना। ये बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब नामकरण, ठीक है, सबसे पहले बीजांड का डंठल, ठीक है, जो अंडाशय से जुड़ा होता है, बीजांड का डंठल जो अंडाशय से जुड़ा होता है उसे कहते हैं बीजांड वृत्त, उसे कहते हैं बीजांड वृत्त, याद रखना है। ठीक है, दूसरा, जहां पर बीजांड और बीजांड वृत्त आपस में जुड़े होते हैं उस जगह को कहते हैं नाभिका यानी हाइलम। ठीक है, बीजांड के चारों तरफ दो आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, अंदर वाले आवरण को कहते हैं अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। ठीक है, फिर याद रखो बीजांड में दो द्वार है, एक जो पूरी तरह से खुला है उसे कहते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, और उसके ठीक विपरीत में, उसके ठीक विपरीत में जो आधा खुला हुआ द्वार है उसे कहते हैं निभाग। ठीक है, बीजांड के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को कहते हैं बीजांड काय, और बीजांड के अंदर एक थैले नुमा संरचना होता है, इस थैली को कहते हैं भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। ठीक है, ये बीजांड की संरचना याद रहेगा। बीजांड में जो हिस्सा, ये देखो इसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। देखो जो हिस्सा अंडाशय से जुड़ा हुआ है, बीजांड का जो हिस्सा अंडाशय से जुड़ा हुआ है हम उसे क्या कहेंगे, बीजांड वृंत कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, बीजांड वृंत कहेंगे। ये आपको याद रखना है, बीजांड का जो हिस्सा अंडाशय से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत और बीजांड से गर्दन है ना बच्चा, ये गर्दन क्या है, इधर सर से जुड़ा है और इधर धड़ से जुड़ा है। ठीक है, तो भैया इस गर्दन में दो हिस्सा है, एक सर से जुड़ा हुआ है और एक धड़ से जुड़ा हुआ है, उसी तरह ये बीजांड है। ठीक है, ये बीजांड वृंत अंडाशय से जुड़ा होता है और बीजांड से जुड़ा होता है। ठीक है, बीजांड और अंडाशय को जोड़ने वाला कौन है, बीजांड वृंत है। ठीक है, याद रखना ये बीजांड, भैया ये डंठल, इसको बीजांड वृंत समझो। ये बीजांड वृंत क्या करता है, बीजांड को अंडाशय से जोड़ता है। ठीक है, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का काम किसका है, बीजांड वृंत का है। किसका है, बीजांड वृंत का है। क्लियर है, बोलो बोलो, क्लियर है, जी मैम, जी मैम, क्लियर है। आइए आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल,
नेक्स्ट आपके पास आ चुका क्या है आपके सामने, भ्रूण कोश का संरचना। अगला आपके पास है भ्रूण कोश का चित्र बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ चुका भ्रूण कोश। तो भैया बीजांड के अंदर एक थैले नुमा संरचना था। ठीक है, बीजांड के अंदर क्या उपस्थित था, बीजांड के अंदर एक थैला पाया जाता है। इस थैले को ही भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, इस थैले को ही भ्रूण कोश कहते हैं। इस भ्रूण कोश में 3 कोशिका निभाग की तरफ होता है, 3 कोशिका आपका, देखो यहां पर है ना, ये हमारा बीजांड था, ये देखो ये पुष्प का मादा भाग जिसको जायांग कहते हैं, जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के अंदर क्या है, बीजांड है, और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश है। ठीक है, तो देखो बीजांड में 2 हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के विपरीत वाला क्या कहलाता है, निभाग, निभाग। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो निभाग की तरफ 3 कोशिका होता है, बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका होता है। ठीक है, और बीच में भैया 1 कोशिका होता है। नामकरण, ऊपर की तीनों कोशिका को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, ऊपर की तीनों कोशिका को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, बीच वाली कोशिका को ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और नीचे की अगर 3 कोशिका की बात करें तो बीच वाले को अंड कोशिका, बीच वाले को अंड कोशिका, और अगल बगल वाले को सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, और अंड कोशिका और सहायक कोशिका का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, अंड समुच्चय, अंड समुच्चय, अंड समुच्चय। ये आपको याद रखना है ना, बताओ क्लियर है। भ्रूण कोश का चित्र बना लोगे बच्चा। भ्रूण कोश में 3 कोशिका, निभाग की तरफ जिसको क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, मध्य कोशिका को क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानते हैं, और नीचे की 3 कोशिका यानी बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका पाई जाती है, जिसमें बीच वाला अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाता है, अगल बगल वाला सहायक कोशिका कहलाता है, और अंड कोशिका और सहायक कोशिका को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, अंड समुच्चय। एक चीज और याद रखना, सहायक कोशिकाओं में उंगली नुमा संरचना पाया जाता है जिसको तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस कहा जाता है। ठीक है, तंतु रूप समुच्चय या फिलीफॉर्म अपैरेटस कहा जाता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है, अंगुली नुमा संरचना होता है जो नर युग्मक को पकड़ने का काम करेगा। ठीक है, जो क्या करता है, नर युग्मक को पकड़ने का काम करता है। बताओ क्लियर है, बोलो बोलो क्लियर है ना, जल्दी बताइए। ठीक है, जी मैम, जी मैम, मैम कब तक पढ़ाओगी, अरे दीपक अभी तो स्टार्ट किए हैं जी, अभी शुरू किए हैं और कह रहा है कब तक पढ़ाएंगे। ए भैया अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, तो निधर हमको चल लेने दो जी। तुम लोग एकदम थकेड़ा बच्चा हमको मिला है, कसम से जी, तुम लोग इतना थकेला हो ना, तुम्हारा नाम है हम थकेला रख देंगे। हाँ, इतने में थक जाते हो, आधा घंटा में भग, कम से कम 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने का एनर्जी अपने अंदर रखिए। दोपहर 2 बजे से क्लास ले रहे हैं, 2 बजे से बच्चा क्लास ले रहे, 2 कहा 12 बजे से। ठीक है, 12 बजे अभी क्लास लिए, 2 बजे तक 2 घंटा, फिर 5 से 7 क्लास लिए, अब 7 बजे से अभी ले रहे। ठीक है, लगातार क्लास लिए जा रहे, और तुम लोग हो थक जाते हो है आधा घंटा की क्लास में, गधा कहीं का। ठीक है, जल्दी बताइए, सभी को यहाँ तक क्लियर है? जी मैम, जी मैम, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, सूरज लिख रहे हैं, रिंकी क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं करेगी। ठीक है, रिंकी नहीं करेगी। ठीक है, तुम फ्रॉडिया हो 1 नंबर के। ठीक है, रिंकी मत करना जी, सूरज के चक्कर में मत पड़ना। सूरज का कोनो भरोसा नहीं है, कभी किरण के साथ तो कभी रोशनी के साथ वो निकलता है। ठीक है, सूरज मामा कभी रोशनी के साथ निकलते हैं, कभी किरण के साथ निकलने हैं। ठीक है, तो रिंकी तुम मुझसे दूर रहना। ठीक है, सूरज पे भरोसा मत करो। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नर जनन तंत्र का चित्र, इसको कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बना देना है आपको थैली नुमा संरचना, जिसको मूत्राशय कहते हैं। ठीक है, मूत्राशय के अगल बगल आपको ग्रंथि बना देना, जिसको हम कहते हैं शुक्राशय। ठीक है, फिर आप एक लंबा सा नलिका निकाल देना, जिसको हम मूत्र नलिका कहते हैं। ठीक है, इस मूत्र नलिका के
अगल बगल एक और ग्रंथि बनाना जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, प्रोस्टेट के नीचे एक और ग्रंथि बनाना जिसको बल्बोइरेथ्रल कहते हैं, और बल्बोइरेथ्रल के ठीक नीचे एक लंबा बेलनाकार संरचना बनाना जिसको हम शिश्न कहते हैं। शिश्न बच्चा आगे से थोड़ा चौड़ा होता है, तो ये भी आपको बना देना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये शुक्राशय से गुजरती हुई एक नलिका दिखा देना, ठीक है। इधर से भी ऐसे ही गुजरती हुई नलिका दिखा देना, ठीक है। ये नलिका हमारा शुक्रवाहिनी कहलाता है, जो वृषण से जुड़ा होता है, जो वृषण से जुड़ा होता है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर मूत्र नलिका है जो किडनी से आ रहा है मूत्र को लेकर। अब नामकरण, अब बारी है नामकरण की। देखो सबसे पहले ये जो गोल अंडाकार संरचना दिखाई दे रहा है, इसे वृषण कहते हैं। वृषण के आधे भाग पर एक कुंडलित नलिका पाया जाता है, इसे अधिवृषण कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। ये जो लंबी सी नलिका दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चा आपको याद रखना है, ये हमारा ग्रंथि, इसको कहेंगे शुक्राशय, ठीक है। मूत्राशय के किनारों पर उपस्थित ग्रंथि क्या कहलाता है? शुक्राशय। जहां पे मूत्र स्टोर हो रहा है उसे कहते हैं मूत्राशय, ठीक है। ये ग्रंथि कहलाएगा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, ठीक है। ये हमारा कहलाता है बल्बोइरेथ्रल, जिसको काउपर भी कहा जाता है ना दीदी। इडली डोसा का आटा मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस होता है। नहीं 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 अंजलि, नहीं, ठीक है, नहीं, गलत है। लैक्टोबैसिलस के द्वारा हमारा दूध से दही बनता है, ठीक है, दूध से दही का निर्माण होता है, ठीक है। ये हमारा बल्बोइरेथ्रल है, बल्बोइरेथ्रल है, जिसको हम काउपर भी कहते हैं, यूरेथ्रल, जिसको हम काउपर भी कहते हैं, काउपर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मूत्र नलिका कहलाएगा, जो मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर निकालेगा, ठीक है। ये लंबा बेलनाकार संरचना, इसको शिश्न कहते हैं। शिश्न का अग्रभाग थोड़ा चौड़ा होता है, इसे शिश्न मुंड कहा जाता है, शिश्न मुंड कहा जाता है। और शिश्न मुंड पर एक छिद्र होगा जिसे शिश्न छिद्र कहते हैं। और ये हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। ये हमारा भैया कंप्लीट हो चुका। बताओ कितना आसान है ना। हम भैया थोड़ा सा टेढ़िया मेढ़िया के बनाए, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, है ना। हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट आपको भैया सोच समझ के संभल के बढ़िया तरीके से बनाना है ना। सभी को याद रखना है, ठीक है। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर है? हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ। दीदू आप बनारस में कहाँ से हो? बच्चा बनारस में तो घर से ही रहेंगे ना, घर से ही तो रहेंगे। निधि मैम न्यू बैच कब शुरू होगा 12th का? राहुल कुमार जनवरी से स्टार्ट करते हैं, क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, जनवरी से स्टार्ट करते हैं बच्चा, ठीक है, ठीक है। चलो यहां तक सभी को क्लियर है? सभी लोग अपने कॉपी, तुम लोग लिख कैसे रहे हो जी नालायक? जब हम बोले हैं कॉपी में बनाने को, तो तुम लोग बनाने की जगह लिख रहे हो। काहे लिख रहे हो जी? कमेंट पे कोई नहीं, कमेंट मत करिए प्रभु। आप लोग हाथ में पेंसिल लेकर बनाइए मेरे साथ, ठीक है। मेरे साथ डायग्राम बनाइए ताकि आपको देख सको कि बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, क्या लिख नेमिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, सारी चीजें पता चलेगा, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अरे नेक्स्ट क्या है हमारा? वृषण का अनुप्रस्थ काट, ठीक है। वृषण का भैया काट, वृषण को अगर अनुप्रस्थ काट किया जाए तो क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, वृषण का अनुप्रस्थ काट करने पर हमें क्या मिलेगा? तो इसके अंदर 200 से 250 पालियां होती हैं, ठीक है। वृषण का अनुप्रस्थ काट करने पर क्या मिलेगा? 200 से 250 पालियां। इन पालियों के अंदर 2 से 3 नलिकाएं होती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? 2 से 3 नलिकाएं होती हैं जो एक जगह पर मिलती हैं, जो एक जगह पर मिलती है और फिर सुलझ करके एक पतली सी नलिका बनाती है, एक पतली सी नलिका बनाती है, ठीक है। वृषण का हम क्या देख रहे हैं? अनुप्रस्थ काट, है ना। वृषण का अनुप्रस्थ काट बच्चा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिर आगे चलकर ये कुंडलित नलिका में बदल जाएंगे, ये कुंडलित नलिका में बदल जाएंगी जो आधे भाग पर उपस्थित होगा। नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। नामकरण में सबसे पहले ये वृषण है, ये पालियों में बटा होता है। पाली को क्या कहते हैं? वृषण पालिका, वृषण पालिका, ठीक है। हर पाली में 2 से 3 नलिकाएं होगा, जिसको क्या कहेंगे? शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये नलिकाएं एक जगह पर मिलेंगी, जाल जैसा संरचना बनाएंगी, इसे कहते हैं वृषण जालक। ये सुलझ करके एक पतली सी नलिका बनाएंगी, इसे कहते हैं शुक्रवाहक, ठीक है। और ये शुक्रवाहक वृषण से बाहर निकलकर कुंडलित नलिका बनाएगा, जिसे कहते हैं अधिवृषण, अधिवृषण, ठीक है। उसके बाद नलिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है, जहां एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, जिसे कहते हैं लीडिंग सेल, लीडिंग सेल। बताओ क्लियर है?
ये वृषण का अनुप्रस्थ काट है। ये क्या है? ये वृषण का अनुप्रस्थ काट है। बताओ क्लियर है? बोलो बोलो, सभी को क्लियर है? द किलर बॉय सूरज सुजल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी शायरी है लेकिन बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना? ठीक है, जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? फटाफट से बताया जाए। ठीक है, फटाफट से बताया जाए। क्लियर है? राधिका कितना दिन से तुमसे नंबर मांग रहे, तुम नंबर क्यों नहीं देती हो? हम दे देते हैं, हम दे रहे हैं बच्चा। 112 कॉल कर लेना, ससुराले का नंबर है तुम्हारे। ठीक है, कॉल करके बोल देना कि हम राधिका का नंबर मांग रहे थे, गधा कहीं का। सीधे ससुराले फोन करो, राधिका को फोन मत करना तुम। बेवकूफ कहीं का, पढ़ा रहे राधिका से नंबरे मांगे में लगे पड़े हैं। दतवा तुम लोगों को बत्तीसी दिखता है, थूर देना चाहिए लेके, लोढ़ा लेके, है ना? काम खत्म हो जाता है तुम लोगों का, फिर कोई बिहाव नहीं करता पिटल का दांत से वाले से। चलिए आगे की तरफ, स्त्री के जननांगों की संरचना। ठीक है, अब हम आ चुके हैं। अब हमको क्या पढ़ना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, है ना? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इसका चित्र कैसे बनाना है, आओ ये देख लेते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं। सबसे पहले उल्टे नाशपाती के आकार का एक थैला बनाना। ठीक है, इस थैले के नीचे एक ग्रीवा बनाना और फिर एक लंबी सी नलिका बना देना। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद बच्चा इसमें 3 गो परत बनाना, है ना? इस थैली में 3 गो परत बनाना। ठीक है, अंतिम वाले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करके बनाना। ठीक है, फिर हमारा आएगा अगल बगल में बच्चा नलिका। ठीक है, अब बारी है नलिका की, जो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, है ना? अब बारी है नलिका की। ठीक है, इसमें अंडा से ऐसे जोड़ देना। अब नामकरण करते हैं। ठीक है, नामकरण करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नामकरण कैसे करेंगे? ठीक है, आवाज नहीं आ रहा? आवाज आ रहा है कि नहीं, ये बता देना। क्या मेरा आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, मादा अच्छा नहीं बना है, और बढ़िया बनाते हैं। अरे 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 अरे, ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो अच्छा कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको कटोरी, कप जैसा संरचना बनाना है, फिर नीचे ऐसे ग्रीवा कर देना और फिर ये योनि। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इस तरह से एक लाना है, ऐसे, यहां से लाना है ऐसे, और यहां पर ऐसे कप जैसा कर देना है। सेम वही चीज यहां करना है, यहां लाना है ऐसे और कप जैसा बना देना है, यहां लाना है ऐसे और कप जैसा बनाना है। फिर उंगली नुमा ऐसे संरचना बना देना, उंगली की तरह। ठीक है, फिर उस उंगली में अंडाशय को फंसा देना ऐसे। ठीक है, उसके बाद अंडाशय को इससे गर्भाशय से भी जोड़ देना। अब नामकरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 गो परत रहेगा, 3 गो परत, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब नामकरण करते हैं। अब क्या करते हैं? नामकरण। ठीक है, ये कहलाएगा योनि, ये कहलाएगा गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जुड़ा होता है गर्भाशय से लिगामेंट के द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, एक जगह लिख देते हैं छोटा सा। ठीक है, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये कहलाता है हमारा पूरा गर्भाशय, गर्भाशय। अब इधर आ जाइए। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ठीक है, जिस जगह पर फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय जुड़ते हैं उस जगह को कहते हैं स्थमस, स्थमस। ठीक है, जहां पे नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, ठीक है, उसे कहते हैं एम्पुला, एम्पुला। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का जो कीप जैसा संरचना दिखाई दे रहा, इसे कहते हैं कीपक। ठीक है, ये उंगली नुमा संरचना झालर कहलाता है, झालर कहलाता है। अब गर्भाशय में 3 परत है। सबसे बाहरी परत को कहते हैं बाह्य, बाह्य गर्भाशयी परत, बाह्य गर्भाशयी परत। ठीक है, दूसरका वाले बीच वाले को कहते हैं मध्य गर्भाशयी परत, मध्य गर्भाशयी, मध्य गर्भाशयी परत। और सबसे अंदर वाले को कहते हैं अंतः गर्भाशयी परत, अंदर वाले को कहते हैं अंतः गर्भाशयी परत, है ना? ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मादा जनन तंत्र का चित्र है जो हर बच्चे को बनाने आना चाहिए, है ना भैया? सभी लोगों को ये बनाने के लिए आना चाहिए, बढ़िया तरीके से बना लेना, है ना? बढ़िया तरीके से बना लेना। गर्भाशय में 3 परत होता है, बाहरी, बाह्य,
दूसरा मध्य, तीसरा अंतःगर्भाशयी परत। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा नलिका पाई जाती है दोनों तरफ, जिसको फैलोपियन नलिका कहते हैं। फैलोपियन नलिका में जो भाग गर्भाशय से जुड़ा होता है उस भाग को स्थमस कहते हैं। जहां नर और मादा युग्मक मिलते हैं उस जगह को एम्पुला कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो कीप जैसा संरचना है उसे कीपक कहते हैं। उंगली नुमा जो संरचना दिखाई दे रहा है उसे झालर कहते हैं। ये क्या है? मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग जो आपका मादा युग्मक और फीमेल सेक्स हार्मोन बनाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अंडाशय। उसे क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब बारी है किसका बच्चा? अब बारी है अंडाशय का, ठीक है। अब बारी है अंडाशय का, ठीक है। तो देखो महिलाओं में अखरोट के आकार का क्या पाया जाता है? एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है जो फैलोपियन ट्यूब के झालर द्वारा और गर्भाशय के बीच में लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से जैसे देखो ये हमारा है ना, समझो ये गर्भाशय है और ये क्या है? आपका झालर है, ठीक है। तो बीच में हमारा पाया जाता है अंडाशय। अंडाशय को एक तरफ से झालर पकड़े रखता है और एक तरफ से क्या? लिगामेंट के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है। बीच में हमारा अंडाशय है, एक तरफ से फैलोपियन ट्यूब का झालर पकड़ता है और एक तरफ से वो गर्भाशय से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। वो दिखने में कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, ठीक है। अंडाशय के चारों तरफ आवरण होता है जिसको एपिथीलियम आवरण कहते हैं, एपिथीलियम उत्तक कहते हैं, ठीक है। उपकला उत्तक लिख सकते हो, फिर एपिथीलियम लिख दो। एपिथीलियम है ना, एपिथीलियम की परत पाई जाती है। अंदर वाले भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय के अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा दो भागों में बटा होता है। स्ट्रोमा दो भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? ये किनारे वाला भाग, ठीक है। स्ट्रोमा में बच्चा ये किनारे वाला भाग कहलाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। स्ट्रोमा को दो भागों में बांट सकते हैं। किनारे वाले भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स और बीच वाले भाग को कहते हैं मेड्यूला, ठीक है। और इन दोनों को क्या कहा जाएगा? स्ट्रोमा कहा जाएगा। स्ट्रोमा को हटा देते हैं, आप बस समझ जाना, ठीक है। गर्भाशय के दो भाग होते हैं। गर्भाशय के अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? गर्भाशय के अंदर वाले भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा दो भागों में बटा होता है। किनारे वाला भाग कॉर्टेक्स कहलाएगा और अंदर वाला भाग मेडुला कहलाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? तो यहाँ पर रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? रुधिर वाहिनियां जो हमारे अंडाणु को पोषण देंगी। ये क्या है? रुधिर वाहिनियां है। ये रुधिर वाहिनियां है, रुधिर वाहिनियां। यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती है जिसको अंडजननी कोशिका कहते हैं। यहाँ पर कोशिकाओं का समूह, लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको क्या कहा जाता है? अंडजननी कोशिका, अंडजननी कोशिका, ठीक है। इनमें से ही हर महीने एक कोशिका अंडे में बदलेगा, ठीक है। इसको कहेंगे प्राथमिक पूटक, ये कहलाएगा द्वितीयक पूटक, ये कहलाएगा तृतीयक पूटक, ये कहलाएगा ग्राफियन फॉलिकल। फिर अंडा जब बाहर निकल जाएगा तो इसको कहेंगे कार्पस लूटियम। नामकरण कर लेते हैं। नामकरण सबसे पहले हमारा ठीक है, ये हमारा है प्राथमिक पूटक, ये कहलाएगा द्वितीयक पूटक, ये कहलाएगा तृतीयक पूटक, तृतीयक पूटक, ये कहलाएगा हमारा ग्राफियन पूटक, ठीक है। ग्राफियन पूटक, ग्राफियन पूटक और इसे कहते हैं कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम, है ना। ये अंडाशय के अंदर का चित्र है जो सभी बच्चों को बनाने आना चाहिए, है ना। ये अंडाशय के अंदर का चित्र है जो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अंडाशय बच्चा अखरोट के आकार का होता है, उसके चारों तरफ एक आवरण होता है जिसको एपिथेलियम लेयर कहते हैं, ठीक है। अंदर अंडाशय के अंदर वाले भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा दो भागों में बटा होता है। किनारे वाला भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, बीच वाला भाग मेडुला कहलाता है, ठीक है। अंडाशय में रुधिर वाहिनियां होती हैं और कुछ अंडजननी कोशिकाएं होती हैं। यही
आगे चलकर क्या करती हैं, अंडे में बदलेंगी। हर महीने इन्हीं में से एक अंडा बनेगा। पहले अंडा बनेगा, फिर उसके ऊपर एक पुटक बनता है तो प्राथमिक पुटक, फिर 2 पुटक बनेगा द्वितीयक पुटक, फिर 3 पुटक बनता है तृतीयक पुटक, फिर चौथा क्या है, ग्राफियन पुटक। ठीक है, फिर इसमें से अंडा क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, जब अंडा निकल जाएगा तो बचे हुए पुटक को कहते हैं कार्पस लूटियम। क्या कहते हैं, कार्पस लूटियम कहते हैं, कार्पस लूटियम कहते हैं। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास शुक्राणु की संरचना। अगला हमारे पास है बच्चा शुक्राणु की संरचना। अब ये क्या है, आ जाओ देख लेते हैं। शुक्राणु का संरचना कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको सर बनाना है। सबसे पहला काम आपको सर बनाना है, सर पे एक टोपी बनाना है। फिर बच्चा आपको गर्दन बनाना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, गर्दन बनाना है। और गर्दन के बाद आपको मध्य भाग बनाना है। मध्य भाग के बाद आपको पूंछ बनाना है, इस तरह से। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा संरचना देना क्योंकि यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 10 से 11 आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब नामकरण। ठीक है, ये टोपी नुमा भाग कहलाता है एक्रोसोम। ये आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। ये गर्दन वाला भाग कहलाएगा ग्रीवा। ये मध्य भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको याद रखना है। अब इसको कहते हैं पूंछ। ठीक है, ये भाग कहलाता है मध्य भाग और ये कहलाता है शीर्ष भाग। ठीक है, शीर्ष भाग में क्या क्या होता है, सर पे टोपी और अंदर आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, ये हमारे शुक्राणु की संरचना है। ठीक है, शुक्राणु में क्या क्या होता है, शुक्राणु के पूरे शरीर को 3 भागों में बांटते हैं, शीर्ष, मध्य और पूंछ। ठीक है, शीर्ष भाग और मध्य भाग को जोड़ने वाला ग्रीवा कहलाएगा। सबसे लंबा धागे नुमा संरचना की तरह जो भाग दिखाई दे रहा है उसे पूंछ कहते हैं। इसके द्वारा ही हमारा शुक्राणु मेल से फीमेल के बॉडी में जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ही शुक्राणु मेल से फीमेल के बॉडी में जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है, शुक्राणु मेल से फीमेल के बॉडी में जाता है ना। सभी लोग बताओ, क्लियर है? एक बार बताओ फटाफट, क्या सभी को यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर है? जी 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 जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट है हमारे पास अंडाणु की संरचना। ठीक है, अब बात करने वाले हैं अंडाणु की संरचना की। तो देखो, अंडाणु के चित्र की बात करें तो अंडाणु में सबसे पहले याद रखना, अंडाणु में 2 गो परत होता है। एक भैया अंदर पतला मोटा मजबूत परत होगा और उसके चारों तरफ कोशिकाओं के पुटक होते हैं, इस तरह से, है ना। कुछ इस तरह का संरचना देखने को मिलेगा। कि कुछ इस प्रकार का आपको संरचना देखने को मिलेगा। ठीक है, अंदर में रहता है आनुवांशिक पदार्थ, राइबोसोम, गोल्जी काय। ठीक है, इस तरह से आपके कोशिका द्रव्य पाए जाएंगे। अब नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, नामकरण। सबसे बाहरी जो कोशिकाओं का पुटक होता है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये हमारा जोना पेलुसिडा है। ठीक है, उसके बाद है बच्चा ये आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम, इस तरह से बस कर लेना। ठीक है, ये आपका हो गया। ये हमारा किसका संरचना है, महिला के शरीर में बनने वाले अंडे का। सूरज की तरह लग रहा है ना, आप लोग ढंग से बनाना, हम रफली बना रहे जल्दी जल्दी, लेकिन आप लोग ये नहीं कि सूरज मामा बना के चले, सूरज मामा नहीं है, है ना। महिलाओं के शरीर में बनने वाले अंडे का चित्र है। ठीक है, अंडे में 2 परत है, ये वाला जोना पेलुसिडा है, ये हमारा कोरोना रेडिएटा है। यहाँ पर पीतक कला होता है, पीतक कला, यॉर्क सैक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ना, ये आपको बच्चा याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला डीएनए की संरचना। अब हमारे पास आ चुका है डीएनए का चित्र। डीएनए का चित्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 2 धागे बनाना है ना, 2 धागे बनाना है इस तरह से। ठीक है, अब नामकरण। दोनों धागे हमेशा उल्टा होगा। अगर एक हमारा 5 से 3 की तरफ है तो दूसरा 3 से 5 की तरफ होगा। उसके बाद डीएनए के एक भैया एक पूरा चक्कर में, ठीक है, एक पूरा चक्कर में बच्चा 10 नाइट्रोजन बेस आने चाहिए, 2
3 4 और ये 5, इस वाले में 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, एक चक्कर, यहां से देखो, यहां से देखो, आप लोग समझ जाओगे, ये यहां से यहां तक ये पूरा एक चक्कर है। ठीक है, ये एक चक्कर है, एक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ठीक है, उसके बाद डीएनए के दो धागों के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के दो धागों के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के दो नाइट्रोजन, मान लो ए है, टी से जुड़ेगा, जी हमेशा सी के से जुड़ेगा। ठीक है, सी हमेशा जी के साथ जुड़ेगा। दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए के पूरे एक चक्कर का दूरी कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहां याद रखना, एक हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और जी हमेशा सी से ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। डीएनए में दो तरह का खाच होता है, एक छोटा खाच और एक आपका होता है बड़ा खाच। ठीक है, बड़ा खाच कहीं दिख नहीं रहा है, बस बना दे रहे बड़ा खाच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे की तरफ। टीआरएनए की संरचना, टीआरएनए की संरचना की बात करें तो टीआरएनए बच्चा कुछ इस प्रकार का लौंग की तरह होता है। टीआरएनए कैसा होता है, लौंग की तरह, कुछ इस तरह से बना देना है। ठीक है, इस तरह से, ऐसा। ठीक है, डीएनए के दो सिराएं हैं, एक 5 की तरफ, एक 3 की तरफ, ये 5 और ये 3। ठीक है, 5 और 3 की तरफ। अब नाम याद, अब सबका नाम जानते हैं। ठीक है, अब सबका नाम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, जिसको एंटीकोडॉन कहते हैं। यहाँ टीआरएनए में क्या होता है, एंटीकोडॉन पाया जाता है। इसको कहते हैं टी आर्म, इसको टी आर्म कहते हैं, इसको डी आर्म कहते हैं, डी आर्म कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है। और इसको एक्सेप्टर कहते हैं ना, एक्सेप्टर। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। क्लियर, यहां पर छोटा सा ऐसे ये बना लेना, यहां पर इसको वेरिएबल आर्म कहते हैं। ठीक है, ये टीआरएनए का चित्र है। ठीक है, ये टीआरएनए बच्चा इस तरह से याद रखना है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट है हमारे पास एचआईवी वायरस की संरचना। एचआईवी वायरस कैसा होता है। ठीक है, एचआईवी वायरस की बात करें, सबसे पहले बच्चा आपको बीच में बनाना है इस तरह से संरचना, जिसमें आपके सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होंगे। ठीक है, उसके बाद चारों तरफ बना लेना है आपको इस तरह से आवरण। ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का और लिपिड का बना होता है। इसमें यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन के कुछ इस तरह के होंगे जो कोशिकाओं से जुड़ते हैं। ठीक है, जो कोशिकाओं से जाकर चिपकेंगे इस तरह से। ठीक है, और अंदर में प्रोटीन का बना हुआ परत होता है। ये हमारा एचआईवी का चित्र है। ठीक है, एचआईवी जिसके वजह से एड्स रोग होता है। एचआईवी के वजह से क्या होता है, एचआईवी इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके वजह से क्या होता है, एड्स होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला चीज, ये जो दिख रहा है ना एस की तरह, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। इसमें आरएनए होता है। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। इस आरएनए पर बच्चा आपके क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम का नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखना ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो जुड़ता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये आपका बना होता है फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, यहाँ पे लिपिड लिख दे, फॉस्फोलिपिड ही लिख दो, फॉस्फोलिपिड का। और इसमें दो परत होता है, ये बना होता है प्रोटीन का, प्रोटीन यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोटीन का है ना। ये एचआईवी का चित्र है। ये किसका चित्र है, एचआईवी। ठीक है, एचआईवी का चित्र है जो सबको याद रखना है। एचआईवी बना लिए, खुशबू यादव बना ली। ठीक है, कुछ ही बच्चे हैं, है ना। ये राणा आदित्य जी, आई लव यू राधिका, मारेंगे जौन पटाखा ना, फेंका जाओगे रोडवा पर, घूमत फिरोगे अपने आप को, है ना। राधिका का चक्कर छोड़ दे तो लपाटा खाओगे तुम सीधे, गधा कहीं का। हम सोच रहे काली खरा है गधा। बताओ बाकी बच्चे, सबको क्लियर है, सबको यहां तक समझ में आ गया। जल्दी जल्दी एक बार यस मैम लिखो। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो सब लोग जल्दी से यस मैम लिख दीजिए, है ना। जल्दी जल्दी सारे लोग यस मैम लिखिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, आगे की तरफ बढ़ा जाए। मैम आपका आर्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लड़कियां भैया कला में बहुत अच्छी होती है
है ना, कलाकारी में बहुत अच्छी होती है, सबको पता है। ठीक है, हम लोग मेहंदी का डिजाइन रचते हैं ना, तो इसलिए आदत है। चलो ठीक है, क्लियर है, क्लियर है जी मैम। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं किसका है। नेक्स्ट देखो, ये हमारे बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का भी कभी कभी आ जाता है, ये बैक्टीरियोफेज है जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ और बाहर क्या होता है, प्रोटीन का बना आवरण। ठीक है, याद रखना, ये प्रोटीन का बना आवरण है और अंदर में पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, और ये हमारा एचआईवी है। एचआईवी में क्या होता है, सबसे पहले ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। कैसा आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ये क्या है, एंजाइम जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है, आरएनए को डीएनए में बदल देगा, उल्टा काम करेगा। ठीक है, ये आरएनए को डीएनए में बदल देता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है, ये हमारा लिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है ना, और ये हमारा प्रोटीन का बना आवरण है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटीन का बना आवरण, प्रोटीन का बना आवरण। और ये फॉस्फोलिपिड, 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 ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हो गया हमारा ये। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या बनता है, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बच्चा याद रखना, कैसे बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको दो भैया डंडा बनाना, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, इसको सजाने के लिए क्या करना था, मोटा कर देना आप लोग भैया, है ना। था सजाने के लिए इसको क्या करना, ऐसे मोटा। ठीक है, फिर ऐसे, है ना, सेम इसको इधर से करना, ऐसे ऐसे। ठीक है, और एक इसके नीचे ऐसे। ठीक है, छोटा सा इसके नीचे। इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इन दोनों के बीच में बच्चा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। इसको लिख दो। अब इसको कहते हैं भारी श्रृंखला, जो बड़ा वाला है उसे कहते हैं भारी श्रृंखला, छोटे वाले को कहते हैं हल्की श्रृंखला। हल्की या छोटी, हल्की श्रृंखला। ठीक है, हल्की श्रृंखला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों हल्की और भारी श्रृंखलाओं के बीच में क्या होता है, प्रतिबंधन स्थल। इन दोनों प्रतिजन क्रिया स्थल को कहते हैं, प्रतिजन क्रिया स्थल कहा गया। इस जगह को कहते हैं प्रतिजन क्रिया स्थल, प्रतिजन क्रिया स्थल, है ना। कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया आएगा ना, कोई भी रोगाणु आएगा, इसी के अंदर घुसता है, दबा देगा, है ना। देखो ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे इस तरह से है, इंतजार करता है कोई रोगाणु आए। जैसे ही कोई रोगाणु आएगा उसको ऐसे दबा देगा, है ना। जैसे ही कोई रोगाणु आएगा क्या करेगा, उसको दबा देगा, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको बच्चा याद रखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लियर है। मैम चुलबुली किसका नाम है, चुलबुली, चुलबुली मेरा नाम है। ठीक है, मेरा नाम है चुलबुली, चुलबुली पांडे। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, जी मैम, जी मैम। चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, मलेरिया का जीवन चक्र सबको पता है। मलेरिया सबसे पहले इंसान को काटेगा, काटने के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, लीवर में, लीवर से रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल से वापस से कहाँ पर आ जाएगा, मच्छर में, और फिर मच्छर वापस से काट देगा इंसान को। ठीक है, इसका भी हम लोग बना लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा मच्छर है। ठीक है, मच्छर हम ऐसे बना दे रहे। ठीक है, मच्छर क्या करेगा, इंसान को काटेगा। ये कलुआ है, कलुआ को काट दिया। इंसान को काटने के बाद ये जो मलेरिया था, मलेरिया सॉरी मलेरिया, मच्छर के अंदर क्या था, स्पोरोजोइट। देखो याद रखो बच्चा, क्या बोला हमने, ये मच्छर है, मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, इस मच्छर के लार में क्या है हमारा, तो याद रखना प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलाता है, किस अवस्था में, स्पोरोजोइट। किस अवस्था में है, तो याद रखना स्पोरोजोइट अवस्था में, स्पोरोजोइट्स अवस्था में है। ठीक है, जब वो इंसान को काटा तो इंसान को काटने के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, लीवर में, लीवर से कहां चला जाएगा, रेड ब्लड सेल में। कहां पर, रेड ब्लड सेल में, और रेड ब्लड सेल में बनते हैं उसके नर युग्मक, नर और मादा युग्मक, जो वापस से जैसे ही मच्छर हमको काटेगा ये युग्मक इसके शरीर में आएंगे, और फिर से जब ये इंसान को काटेगा तो उसके शरीर में चला जाएगा हमारा
प्लाज्मोडियम। देखो सबसे पहले, ठीक है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर है, इसके लार में हमारा प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट अवस्था में है। वो जब हमारे इंसान को काटा तो इंसान के कहां पर आ जाएगा, सबसे पहले लीवर में, लीवर में अपनी संख्या को बढ़ाएगा और स्पोरोजोइट से मेरोजोइट अवस्था में आएगा, स्पोरोजोइट से मेरोजोइट अवस्था में आएगा और फिर आ जाएगा हमारे आरबीसी में। कहां पर, आरबीसी में। आरबीसी में क्या करता है, आरबीसी को नष्ट करता है और लैंगिक जनन करने के लिए युग्मक का निर्माण करेगा। आरबीसी में क्या करता है, युग्मक जनन द्वारा नर और मादा युग्मक बनाएगा। फिर दोबारा से जैसे ही मच्छर हमको काटेगा, खून पिएगा, तो हमारे खून में उपस्थित उसके नर और मादा युग्मक उसके शरीर में चले जाएंगे और नर और मादा युग्मक मिल करके फिर से प्लाज्मोडियम बनाएंगे। यही हमारा मलेरिया का चक्र कहलाता है। यही क्या कहलाता है, मलेरिया का चक्र कहलाता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले मच्छर के लार में स्पोरोजोइट अवस्था में प्लाज्मोडियम है जो इंसान को काटेगा। इंसान को काटने के बाद वो स्पोरोजोइट लीवर में आकर के अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और स्पोरोजोइट से मेरोजोइट में बदल जाएंगे। फिर वो हमारी आरबीसी की कोशिकाओं को नष्ट करेंगे और नष्ट करके नर और मादा युग्मक का निर्माण करेंगे। वापस से जब मच्छर हमको काटेगा, ये युग्मक उनके शरीर में चले जाएंगे, जहां पर ये वापस से जनन करके आपका क्या करेंगे, स्पोरोजोइट बना देंगे और फिर से हमको काटेगा, फिर से हमारे शरीर में आ जाएगा। ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। इसी को लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया या मलेरिया का जीवन चक्र कहते हैं, मलेरिया का जीवन चक्र कहते हैं। अगला हमारे पास है प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड बता, जिसको पीबीआर 322। देखो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनके शरीर में दो आनुवांशिक पदार्थ होता है। एक डीएनए तो पाया जाता है, डीएनए के अलावा भी अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनके शरीर में डीएनए के अलावा एक और वृत्ताकार गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड बच्चा क्या करता है, वांछित जीनों को कॉपी करने का काम। इसमें जिस जीन को डाल दोगे ना, वो उसका क्या करेगा, कॉपी बना देगा। ठीक है, इसका चित्र हर बार आता है। सबसे पहले क्या करना है, देख लो। ठीक है, आपको दो गोला बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चा, दो गोला बनाना है। तो यहाँ पे हम गोला बना देते हैं। ठीक है, गोला बना देते हैं, ये एक। ठीक है, फिर एक और गोला बना लेना, इसको ला देना, है ना, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको चित्र बनाना है। अब इसमें देखो लिख देते हैं क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले ORI बना देना। सबसे पहले जहां से प्रतिकृति रेप्लिकेशन शुरू होता है, डीएनए अपने आप को दुगना करना शुरू करेगा, उस जगह को कहते हैं ORI। ORI के बगल में एक जगह बना देना रोप, ROP। ठीक है, जहां पे प्रक्रिया बंद होगी। ठीक है, ROP उसको कहते हैं रोप। ठीक है, उसके बाद इसमें दो प्रतिजैविक आपके प्रतिरोध जीन पाए जाते हैं। एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब हम आ जाते हैं, इन पर पाए जाते हैं क्या, याद रखना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करने के लिए जगह जगह पर प्रतिबंधन स्थल पाए जाते हैं। जैसे एम्पिसिलिन पर दो पाया जाएगा, PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट। ठीक है, यहां पर पाया जाता है तीन, आपका एक है EcoR फर्स्ट, फिर दूसरा है हमारे पास इकोनॉमिक क्ला फर्स्ट, क्लास सेकंड शायद है, क्ला फर्स्ट, क्ला फर्स्ट, और फिर है हमारा हिंड थर्ड। यहां पर याद रखना है साल फर्स्ट और बाम H1 है ना। ये आपके क्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको याद कैसे रखेंगे, याद करने का तरीका बता दे, बोलो, याद करने का तरीका बता दे। तो कहानी से याद रखना है। ठीक है, प्रशांत और पीयूष, ठीक है, याद कैसे रखना है, प्रशांत और पीयूष एरोप्लेन का टिकट लिए। प्रशांत और पीयूष कहां पर है, एरोप्लेन, मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जगह पर। ठीक है, इस वाले जगह पर दो आपके एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस बच्चा। ठीक है, याद रखना, हमारे प्लाज्मिड में दो ऐसे जगह हैं जो आपके प्रतिजैविकों के खिलाफ काम करते हैं।
ठीक है, देखो जितने भी बैक्टीरियाज है ना उनको प्रतिजैविक से मार सकते हैं, इसीलिए वो अपने आप को प्रतिजैविक से बचाने के लिए क्या कर लिए हैं, जीन तैयार कर लिए हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो ये जीन काम करेगा, ठीक है, एम्पिसिलिन डालोगे तो ये जीन काम करेगा। तो देखो प्रशांत और पीयूष एरोप्लेन का इकोनॉमी क्लास का क्या लिए, हिंद टर्मिनल से प्लेन पकड़े और बाहर देखने पर, ठीक है, बाहर क्या मिला, यहां पे पहले बाहर लिखना है ना, बाहर, ठीक है, बाम H1 और सेल फर्स्ट, ठीक है, बाम H1 और सेल फर्स्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ ये क्लियर है। यहाँ पीवीयू सेकंड, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, प्रशांत और पीयूष एरोप्लेन का इकोनॉमी क्लास का हिंद थर्ड टर्मिनल से एक टिकट लिए, जो जब वो एरोप्लेन से निकले, ठीक है, प्रशांत और पीयूष एरोप्लेन में इकोनॉमी क्लास के हिंद थर्ड टर्मिनल से निकले तो बाहर, बाम H1 मतलब बाहर, उनको सलमान खान मिला और पीयूष देखकर रोने लगा। पीवीयू का मतलब पीयूष और आरओपी का मतलब रोने लगा। आपको इस ट्रिक से याद रखना है, आपको इस ट्रिक से याद रखना है। कैसे याद रखोगे, प्रशांत और पीयूष, प्रशांत पीयूष कहां पर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस यानी एरोप्लेन, प्रशांत और पीयूष एरोप्लेन में इकोनॉमी क्लास के हिंद थर्ड टर्मिनल से निकले और निकलने पर बाहर, ठीक है, निकलने पर बाहर उनको क्या मिला, सलमान खान, साल फर्स्ट। सलमान खान को देखते ही पीयूष रोने लगा, आरओपी का मतलब रोने लगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या करते हैं, आज के क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यहां पर हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, आज बहुत छोटा क्लास लिए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। घर पे प्लीज इन डायग्राम्स को डिस्कस करना। मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनो, ये सारे के सारे डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज इन सभी डायग्राम्स को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर बच्चा जो इंपॉर्टेंट डायग्राम के लिए परेशान है उसका डायग्राम क्या हो जाए, डर खत्म हो जाए। ठीक है, डर खत्म हो जाए। क्लियर है? तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अब आपसे कल शाम को 7 बजे 12 बजे। ठीक है, दोपहर 12 बजे भी क्लास है, जुड़िएगा जरूर। शाम को 7 बजे भी क्लास है, जुड़िएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। जाते से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।